हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपको बता दूं बेटा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का आज थर्ड लेक्चर है। क्लियर? बिल्कुल हाँ, आज लास्ट लेक्चर है और बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला, बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला, क्योंकि यहां सिर्फ बचा हुआ है ब्लड और ब्लड ग्रुप, जिसमें ब्लड ग्रुप थोड़ा कंसेप्चुअल भी है क्योंकि इसमें, ठीक है, यस, आरएस फैक्टर भी आ जाता है और ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, वो भी आ जाता है इसमें। तो ये थोड़ा समझने वाला है, ये सिंपल है ब्लड, ठीक है, जो हम 10th में भी पढ़ते आए हैं। तो इसको थोड़ा फास्ट लूंगा, इसको प्रॉपर कंसेप्चुअल आपके ब्रेन में सेट करूंगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड। भाई ब्लड होता क्या है? क्लियर है? बिल्कुल हाँ। एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। तो हमने सबसे पहले बात की भाई ब्लड। अगर मैं ब्लड की बात करूंगा बेटा, तो ब्लड कौन सा टिश्यू है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या होगा? मीजोडर्मल। ओरिजिन क्या होगा इसका? मीजोडर्मल, समझना। और तीसरा ध्यान रखना है आपकी, इसकी पीएच। पीएच क्या होगी इसकी? तो पीएच 7.2 से लेकर के 7.4 तक हो सकती है। यस, 7.2 पीएच यानी थोड़ी कम कहां पर होगी? जहां CO2 ज्यादा होगी। और CO2 ज्यादा कहां होती है? आप समझ गए होगे, वेन्स के अंदर। ठीक है, जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पीएच कम होगी, जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पीएच ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। तो ये होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और ये होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ये डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है भाई, हमारी वैसे रिवीजन में इसकी जरूरत नहीं है, ये जनरल नॉलेज का कह सकते हो पॉइंट है कि एक ह्यूमन बॉडी में लगभग कितना ब्लड होता है? लगभग 5.5 लीटर के आसपास होता है। और फीमेल के अंदर, ये मेल के अंदर, और फीमेल में थोड़ा कम होता है, लगभग 4.5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, अब आ जाओ मेन, जहां से हम स्टार्ट करते हैं इसका कंपोजिशन। अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूं, जैसे एनसीईआरटी बोलती है, भाई ब्लड में दो चीजें होती हैं मेनली, ठीक है। एक ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। क्लास बहुत बड़ी नहीं है, आप एकदम कूल होकर के इसको समराइज कर सकते हो, ठीक है, ब्रेन के अंदर सेट कर सकते हो। एक तो हो गया, ठीक है, प्लाज्मा। दूसरा हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब हो गया सेल्स, ब्लड में मिलने वाले सेल्स। ठीक है, अगर प्लाज्मा की मैं कंपोजिशन की बात करूं, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है टोटल का? लगभग 55% अकेला प्लाज्मा होता है। 55% टोटल ब्लड का मैक्सिमम तो प्लाज्मा ही होगा ना। हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स की बात करता हूं, ये कंपेरेटिव कम होते हैं, यानी 45%। 45% ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, इनको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, और 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, और प्लाज्मा में भी क्या होता है? अगर प्लाज्मा की बात करें बेटा, तो प्लाज्मा में मेनली तीन चीजें ध्यान रखनी है। वाटर, सबसे ज्यादा वाटर ही होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, देन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तीनों को ध्यान रखना है, वाटर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अगर वाटर की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की लाइन आप जानते ही हो, लगभग 90 से 92% अकेला वाटर ही होता है। लगभग 1% के आसपास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। हाँ, 8 से 9% के आसपास आप बोल सकते हो
ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्लियर है? जिसमें एनसीईआरटी ने वाटर का परसेंटेज दे रखा है और किसी का नहीं दे रखा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का उसने सेपरेट दे रखा है, बताता हूं अभी इसके अंदर, ठीक है। चलो अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट की जब भी मैं बात करूंगा समझ जाना, 3 टाइप के सेल्स हमारे ब्लड में मिलते हैं। नंबर 1, एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रो मतलब होता है रेड, साइट मतलब सेल, साइट मतलब सेल, यानी रेड सेल्स। ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब व्हाइट, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मतलब व्हाइट, साइट मतलब सेल। और तीसरा होगा थ्रोम्बो, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो मतलब जो क्लॉट बनाते हैं, साइट मतलब सेल, यानी क्लॉट बनाने वाले सेल्स, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, एरेथ्रोसाइट को भी लिख सकते हो आप आर बी सी, रेड ब्लड कॉर्पसस। ल्यूको मतलब व्हाइट, तो आप बोलोगे डब्ल्यू बी सी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसस। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स की बात कर रहा है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब 2-3 पॉइंट्स आते हैं, जैसे पूछेगा भाई सीरम क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, ठीक है। तो लिम्फ, जैसे मैं बता भी चुका हूं लास्ट में आपको, कि ब्लड में से अगर आप आरबीसी, मैक्रो प्रोटीन, समझ रहे हो, हाँ, और स्पेशली प्लेटिलेट्स, इनको जब निकाल दोगे ना तो बचा हुआ पार्ट सीरम कहलाता है, ठीक है। तो उसको मैं एक यूनिफॉर्म उसमें कर देता हूं, उसको थोड़ा सा आपको सही लगेगा। अच्छा जगह है। जैसे नॉर्मल पूछेगा प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इक्वल टू, मैंने बताया ब्लड में से अगर सेल्स निकाल दो, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट आएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब सेल्स, तो क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूं सीरम क्या होगा, सीरम क्या होगा, तो आप बोलोगे ब्लड माइनस, ब्लड माइनस, ठीक है। अगर आप ब्लड में से, ठीक है, ब्लड, सॉरी ब्लड क्या गया, सीरम क्या होगा, अगर आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे तो बचा हुआ पार्ट सीरम कहलाएगा। तो प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा तो समझ में आ गया ना, भाई सेल्स निकाल दोगे तो प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। हाँ, तो बचेगा सीरम। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, तो बचेगा सीरम। अगर आप ब्लड में से 3 चीजें मैंने बताई थी, मैक्रो प्रोटीन, हाँ, प्लेटिलेट्स और आरबीसी, तो बचेगा आपका लिम्फ। लिम्फ फिजिकल ट्यूब क्या होगा, ब्लड माइनस, ब्लड माइनस आरबीसी, ओनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की बात नहीं की है मैंने, ठीक है। प्लेटिलेट्स, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट में से 2 चीजें निकलेंगी, आरबीसी और प्लेटिलेट्स, ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा इसमें, मैक्रो प्रोटीन। यानी ब्लड में से अगर इन तीनों चीजों को आप निकाल देते हैं तो बचा हुआ जो पार्ट बचेगा उसको आप लिम्फ बोलोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, कि किस में से क्या निकालने से क्या बचता है, बहुत बेसिक है, ठीक है। आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब आ जाओ भाई, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने थे ब्लड के अंदर, लगभग 1% के आसपास थे भाई, लगभग। भाई वाटर है तो वाटर का तो कोई मतलब है नहीं, आप समझ गए हो कि वाटर से क्या करना है आपको, कुछ नहीं, वाटर का तो कोई मतलब है ही नहीं। एक मिनट रुको, क्या हुआ भाई, हाँ, साउंड ठीक है ना, साउंड ठीक है, ठीक है। देखो, वाटर से तो कोई मतलब है नहीं, उसमें क्या पढ़ना है आपको, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर एक रिड्यूसिंग पैटर्न याद रखना, उससे काम बन जाएगा आपका, इतने में तो हो जाना चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर अगर मैं आइंस की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा जो आइंस होते हैं क्लोराइड आइंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर आएगा सोडियम का, NaCl। फिर उसके बाद पोटेशियम का नंबर आएगा, पोटेशियम आइन।
हाँ, उसके बाद कैल्शियम का नंबर आएगा, तब फिर मैग्नीशियम का नंबर आएगा। ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। रिड्यूसिंग पैटर्न के अंदर हो सकता है इससे बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन जब भी आएगा वो रिड्यूसिंग पैटर्न में ही आएगा, और कोई तरीका है नहीं इनका, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ठीक है, NaCl होगा साल्ट की फॉर्म में, तो खैर इसमें क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा। चलो, ये आपको ध्यान रखना है रिड्यूसिंग पैटर्न के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बाद अगर मैं बात करूंगा तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मैंने बताया था लगभग कितने होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, लगभग 8 to 9%। एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रखा। हाँ, एनसीईआरटी ने ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटीन को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूं, प्रोटीन, अच्छा, मतलब प्रोटीन को ही मैं एक्सप्लेन कर दूं डिटेल में। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। प्रोटीन ऑर्गेनिक में आता है। प्रोटीन का परसेंटेज एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है, 6 to 8%। ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है। भाई ब्लड में प्रोटीन कितना होता है, लगभग 6 to 8%। प्रोटीन इनऑर्गेनिक में आता है, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में आता है, ठीक है। भाई प्रोटीन तो ऑर्गेनिक में ही आएगा ना, हाँ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ऑर्गेनिक में आएगा, शुगर ऑर्गेनिक में आएगी, ठीक है, हार्मोन सारे ऑर्गेनिक में आएंगे। समझ गए ना मेरी बात। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है 6 to 8%। हाँ, प्रोटीन में अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन हमारे ब्लड में 3 टाइप के हो सकते हैं। एल्बुमिन, क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, और तीसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन, ये तीनों ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, पहले प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन लिख देता हूं, एंड फिब्रिनोजन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी बताया था, उसमें इनके बारे में मैंने बता भी दिया था, ठीक है। और तीसरा होता है आपका ग्लोबुलिन, चौथा ग्लोबुलिन। अब आ जाओ, अगर मैं प्रोटीन की बात करूंगा तो 3 बातें ध्यान रखनी है। ये प्रोटीन कैसी है, बड़ी है, छोटी है, कहां बनती है और क्या करती है, बस। कैसी है, कहां बनती है, क्या करती है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं एल्बुमिन की बात करता हूं तो एल्बुमिन कैसी प्रोटीन होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन। स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन, ठीक है। कौन बनाता है, कहां बनती है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय लीवर। सारी ब्लड प्रोटीन लिवर में ही बनती हैं एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। अच्छा, तीसरा ध्यान रखना है, क्या करती है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। समझते हो ना ऑस्मो रेगुलेशन। आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, परासरणता बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम करती है। अगर ये प्रोटीन ब्लड से गायब हो जाए, यस, तो मामला बिगड़ जाएगा, आपका पेट फूल जाता है, ठीक है। याद हो आपको, पहले डाइजेशन में हम पढ़ाते थे मेरास्मस एंड क्वेशरकोट। तो क्वेशरकोट डिसीज होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन इन ब्लड, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, और आपके स्पेशली खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसका सीधा असर एल्बुमिन पे पड़ता है। या किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर का जो लास्ट स्टेज होता है उसमें भी प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, हाँ, ब्रेकडाउन हो जाता है तेजी से, और पेट फूल जाता है लाइक अ क्वेशरकोट, ठीक है। तो समझ में आ गया, ऑस्मो रेगुलेशन यानी आपके ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगी, यानी ब्लड की परासरणता बाहर के फ्लूइड की परासरणता या ऑस्मोलरिटी के बराबर मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। चलो, प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन, भाई ये लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन है, लार्जेस्ट, ये भी लिवर में बनते हैं, फॉर्म्ड बाय लिवर। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं, क्या काम है इनका, ठीक है। तो आप बोलोगे ब्लड क्लॉटिंग, फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग,
ठीक है। अच्छा, अब ग्लोबुलिन की बात आती है। तो ग्लोबुलिन आप कह सकते हो एक नहीं होता, 3 टाइप की ग्लोबुलिन होती हैं। अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा ग्लोबुलिन और गामा, गामा ग्लोबुलिन। जिसमें अल्फा और बीटा ये लिवर में बनती है, गामा लिवर में नहीं बनती। एक अकेली यही एक ऐसी प्रोटीन है जो लिवर में नहीं बनती। ठीक है, हमारे जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना, इधर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, वो बनाते हैं इसको। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी है। करती क्या है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स, आइंस, ठीक है, मिनरल्स एटसेट्रा। ठीक है, और बनती कहाँ है? फॉर्म्ड बाय लिवर। भाई लिवर में बनती है, फॉर्म्ड बाय लिवर। ठीक है, अब बात आती है गामा ग्लोबुलिन, जहां से क्वेश्चन आता है और आपको पता भी होना चाहिए। है जगह? नहीं है, कोई नहीं। अब बात करते हैं हम गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन को एक्चुअल में हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। समझते हो इम्यूनोग्लोबुलिन? इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब हो गया एंटीबॉडी, एंटी बॉडी, जो आपका डिफेंस सिस्टम बनाती हैं, आपका प्रोटेक्टिंग सिस्टम बनाती हैं, आपको डिफरेंट टाइप की चीजों से बचाती हैं, पैथोजन से बचाती हैं। ठीक है, वो आपकी एंटीबॉडी हैं, जो 12th में आपने इम्यूनिटी में डिटेल्ड इसका डायग्राम भी पढ़ा है। ठीक है, चलो वही है गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखनी है। बनती कहाँ है, कौन बनाता है इनको? फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स होते क्या है? इट इज अ एक्टिव बी लिम्फोसाइट। जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट होती हैं वो प्लाज्मा सेल्स होती हैं। जो इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट होती हैं वो मेमोरी सेल्स होती हैं, जो हम इम्यूनिटी में डिटेल में भी पढ़ाते हैं इस चीज को। ठीक है, एक्टिव का मतलब है जो डायरेक्टली इम्यून सिस्टम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनएक्टिव का मतलब है डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, हाँ, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, काम क्या है इनका? इनका मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये क्या करते हैं? ठीक है, पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम। आपके डिफेंस सिस्टम का पार्ट है ये। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, करती हैं मतलब, समझ गए? हाँ, एक ही बात है। हाँ, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, यहां तक कोई डाउट है? ये हमने ब्लड प्रोटीन की बात की है। ठीक है, अब इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यस। ठीक है, इसके अलावा भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ब्लड शुगर ऑर्गेनिक में आएगा, नंबर टू। नंबर टू, ब्लड शुगर। और ऑर्गेनिक में क्या आएगा इसके अलावा, ब्लड शुगर के अलावा? ब्लड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा ब्लड, उसमें ऑर्गेनिक में क्या आएगा? ब्लड यूरिया। इसके अलावा और क्या आएगा इसके अंदर? हॉर्मोन्स एटसेट्रा कर देता हूं। ठीक है, तो दो तीन चीजें याद रखना। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 80 से, नॉर्मल लेवल लिख देता हूं मैं। नॉर्मल लेवल कितना होगा? 80 से 100
मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml ऑफ ब्लड भी लिख सकते हो, की बात है, ठीक है। ऐसी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगा, बस नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए सबकी। नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, लगभग 50 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी ब्लड यूरिया लेवल कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 20 से, नॉर्मल वैल्यू लगभग 20 से 40 मिलीग्राम पर, एक ही बात है, 100 ml ऑफ ब्लड। यानी अगर मैं 100 ml ब्लड निकालूं तो लगभग उसमें 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया होनी चाहिए। इसके बीच में 30 मिलीग्राम याद रख सकते हो, ठीक है, जो मैं सर याद कराता हूं, ठीक है। इसके अलावा बचे हुए में क्या आ गए, हार्मोन एटसेट्रा, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। रिवीजन में इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भूल जाते हैं नॉर्मल वैल्यू, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है। तो ब्लड में प्लाज्मा क्या है, ठीक है, और आपका ये, ठीक है, ऑर्गेनिक नॉर्गेनिक सब्सटेंस। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। नीट एडवांस का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीट एडवांस के अंदर मेरी कोशिश रही है कि एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए, ठीक है। यहां जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मल्टी चॉइस मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। बाद बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वहां किताब के अंदर मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। और मेरी कोशिश रही है कि आप जब भी नीट का एग्जाम दो, ठीक है, चाहे 11th वाले बच्चे 2 साल बाद देंगे, ठीक है, या 12th वाले बच्चे इस साल देंगे, या ड्रॉपर इस साल देंगे, ठीक है। मेरी कोशिश रही है कि नीट का एग्जाम जब भी आप दोगे, ठीक है, आपको यहां से चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, यस, आपको यहां से चीजें मिल जाएंगी। आपका मतलब मैं मुझे बताया कि मतलब बहुत तरीके से इसको हमने डिजाइन किया है, चीजें मिल जाएंगी आपको। आगे आ जाओ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो दैम। प्लाज्मा मेकअप अबाउट 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यस, अभी बताया मैंने, ठीक है। प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 90 से 92% वाटर, एब्सोल्यूट राइट। एल्बुमिन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, नो। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ग्लोबुलिन इज इन्वॉल्व इन डिफेंस सिस्टम, एब्सोल्युटली राइट। गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, डिफेंस सिस्टम में बताया था मैंने इन्वॉल्व होती हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो दैम। फिब्रिनोजन हेल्प इन क्लॉटिंग, यस। सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दोगे तो सीरम बचेगा, एब्सोल्युटली राइट, दोनों ठीक है। प्लाज्मा कंटेन एंटीबॉडी, ग्लूकोज एंड आइंस, क्या प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं, यस, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होते हैं, ग्लूकोज भी होता है और आइंस भी होते हैं, ठीक है। क्या नहीं होता, प्लाज्मा में फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होते प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा में नहीं होते। एल्बुमिन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, नो। एल्बुमिन क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अगेन इसमें 3 करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, स्ट्रोक कलर विस्कस फ्लूइड, ये प्लाज्मा की बात चल रही है, प्लाज्मा। अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं तो स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है प्लाज्मा, सेकंड डाल दो, 55%, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। वाटर इन प्लाज्मा 90 से 92%, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। प्रोटीन इन प्लाज्मा 6 to 8%, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, थर्ड आ जाएगा। आप मतलब बिलीव करो या ना करो, ठीक है, जो बच्चे किताब ले रखे हैं, बहुत साइंटिफिकली मैंने इसको डिजाइन किया है। मतलब तुम जो चीजें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी नहीं समझते कि इस तरीके से पूछी जा सकती है, उन टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें इनबिल्ड करती है, ठीक है। हाँ चलो खैर, क्लियर है आपका। कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आ जाओ एरेथ्रोसाइट्स, थोड़ा मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया है। नंबर कितना होता है एरेथ्रोसाइट, एरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। भाई 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर MMQ होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आरबीसी का नंबर सबसे ज्यादा होता है, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन
मिलियन पर MMQ, यानी 1 MMQ ब्लड लोगे ना, जरा सा 1 MMQ ब्लड, उस 1 MMQ में 5 से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी होने चाहिए, ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर, ठीक है, नंबर बहुत ज्यादा है। साइज एंड शेप की बात करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी मैक्सिमम मैमल्स में इसका जो साइज और शेप है, ठीक है, समझ लेना मेरा, लगभग अगर मैं कहूं इसका बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है इसका। बाइकॉनकेव समझते हो? बाइकॉनकेव का मतलब है इस तरीके से, बाई मतलब बोथ साइड, कॉनकेव का मतलब है, केव मतलब गुफा, ऐसे याद रखो, यानी दबी हुई होती है बोथ साइड से, ठीक है, यस, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर करता क्या है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए इसलिए, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इसका क्या फायदा है, इसकी वजह से क्या होगा भाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं ऑक्सीजन का। सोचो, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, उसने भुक्कड़ों को बैठा रखा है अपने अंदर जो ऑक्सीजन खुद यूटिलाइज कर जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, तो नेचर ने सबसे पहले इसमें से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को बाहर किया, भाई तुम बाहर निकलो, ठीक है, तो डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन ये चाहती थी नेचर, इसलिए इनको बाहर निकाला। अच्छा, क्या आरबीसी के अंदर, मैच्योर आरबीसी के अंदर, ठीक है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? नहीं, समझ में आ गया होगा, नहीं होता। क्या मैच्योर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स गायब हैं इसके अंदर से। तो मैच्योर आरबीसी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक? एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो मैच्योर आरबीसी में ध्यान रखना है आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अच्छा, मेटाबॉलिज्म आरबीसी में होता है या नहीं होता? मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, कहीं कुछ टूट रहा है तो कहीं कुछ बन रहा है, ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो बच्चों को लगता है कि इसमें कुछ भी तो है नहीं, तो मेटाबॉलिज्म क्यों होगा? होगा क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस चलती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इट इज अ कैटाबॉलिज्म, इट इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यहां पर प्रेजेंट होगा, ये नीट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हमें रिड्यूस करना है। ये क्लियर है आपका? यही से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, भाई एक आरबीसी, जो समझ रहे हो कितना छोटा साइज है आरबीसी का, ठीक है, यस, उस एक आरबीसी के अंदर जिसका डायमीटर लगभग 8 माइक्रोमीटर का होता है, 8 उसके अंदर मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं, 280 मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के, ठीक है, नंबर पे मत जाओ, बस मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं ईच आरबीसी के अंदर, मिलियंस। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, एक सिंगल हीमोग्लोबिन की, तो इसमें हीम होता है और ग्लोबुलिन होती है, प्रोटीन होती है। तो हीम के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, और पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन होती है उसके भी 4 मॉलिक्यूल होंगे या 4 पेप्टाइड होंगी। टोटल आरबीसी का लगभग 4 to 5% होता है, 95 से लेकर के 96% होता है। हीम दो चीजों के मिलने से बनता है, भाई 4 तो इसमें आयरन होंगे Fe2 पॉजिटिव, और 4 इसमें पोरफिरिन रिंग होती हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम डायग्राम से बता देते हैं, बनाया हुआ है मेरा, ठीक है। 4 आयरन होंगे, ठीक है, फेरस, और 3 पॉजिटिव कर दूंगा तो फेरिक, तो फेरस होता है, ठीक है, और 4 पोरफिरिन रिंग होती हैं। ऐसी 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं, ठीक है, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा पॉलीपेप्टाइड में 141 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि बीटा पॉलीपेप्टाइड में 146 अमाइनो एसिड होते हैं, यानी बीटा चेन कंपैरेटिव अल्फा चेन ज्यादा बड़ी होती है। अब बताओ, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कुछ है ही नहीं इसके अंदर। नंबर ध्यान रखना है आपको, साइज एंड शेप ध्यान रखना है इसके अंदर आपको। तो आरबीसी में जब न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो क्या होता है? आप बोलोगे हीमोग्लोबिन भरा होता है। कितना? एक आरबीसी में लगभग, ठीक है, 280 या मिलियंस मॉलिक्यूल बोल सकते हो, 280 मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के। अच्छा, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितना हीम होता है, कितना ग्लोबुलिन होता है, प्रोटीन होता है? आप बोलोगे 4 मॉलिक्यूल होते हैं हीम के, और 4 ही मॉलिक्यूल होते हैं पॉलीपेप्टाइड यानी इस प्रोटीन के। क्लियर? कितना परसेंट बनाता है हीम? 4 to 5%, जबकि ग्लोबुलिन 95 से 96%, प्रोटीन मैक्सिमम ज्यादा होती है। हीम किस किस के मिलने से बनता है? आयरन और पोरफिरिन रिंग, जिसमें 2 चेन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं। स्ट्रक्चर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी क्लियर है। अब बात आती है कि भाई आरबीसी, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहां होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी,
अगर मैं तुमसे कहूं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, अगर मैं तुमसे कहूं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहां होता है, तो आप जानते हो पहला ऑर्गन जो बनता है वो हार्ट बनता है। तो हार्ट अगर बन गया भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब भ्रूणी अवस्था होती है, छोटा सा भ्रूण भ्रूण होता है, तो उसका हार्ट पहले महीने में ही बन जाता है, फर्स्ट मंथ के अंदर। हाँ, तो हार्ट बन रहा है मतलब ब्लड बना होगा तभी तो हार्ट बना होगा, सिंपल सी बात है। यानी ब्लड बनने का मतलब आरबीसी बन गई होगी। तो आरबीसी कहाँ बनी होगी, क्योंकि ऑर्गन तो बने ही नहीं है, पहला ऑर्गन तो हार्ट बना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है वो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन एम्ब्रियो, और इन एडल्ट दोनों में पूछ सकता है। तो एम्ब्रियो में इनिशियल फेज में एम्ब्रियो के अंदर क्या बन जाएगा, इनिशियल फेज में एम्ब्रियो के अंदर बेटा, ठीक है, योक सैक होता है, योक सैक। तो एम्ब्रियो में सबसे पहले योक सैक बन जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो का पार्ट होता है ये, तो ठीक है, तो इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होगा योक सैक में। कब तक होगा, जब तक के स्प्लीन और लिवर नहीं बन जाते, तब तक योक सैक में होगा। इसके बाद ये होगा स्प्लीन के अंदर एंड लिवर के अंदर। कब तक होगा स्प्लीन और लिवर में, जब तक कि इसका परमानेंट घर क्या है यहां पर, रेड बोन मैरो नहीं बन जाता। हाँ, तब तक ये यहां चलेगा, क्योंकि देखो आरबीसी बनाने वाले सेल जो होते हैं स्टेम सेल्स होते हैं। तो स्टेम सेल स्टार्टिंग में योग सैक में होते हैं, फिर वहां से निकल करके चले जाते हैं, ठीक है, लिवर और स्प्लीन के अंदर, वहां रहते हैं। कब तक रहते हैं, जब तक कि उनका रेड बोन मैरो नहीं बन जाता। हाँ, फिर रेड बोन मैरो बन जाता है तो वहां चले जाते हैं, फिर लाइफ टाइम वही मेंटेन करते हैं और सारी सेल्स बनाते हैं इन एडल्ट रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो के अंदर होता है। क्लियर है। हाँ, एक बात और बता दूं बेटा, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। पूरा चैप्टर में सिर्फ 2 ही लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। मेरी अब प्रायोरिटी रहेगी, मैं 1 या 2 लेक्चर में कराऊं, बहुत 2 या 3 लेक्चर में नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, 1 या 2, ठीक है। छोटा चैप्टर है, 1 लेक्चर, थोड़ा बड़ा है तो 2 लेक्चर, मतलब 2 में क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो 2 लेक्चर में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करा करके लेके चलूंगा, ठीक है। ओके, हाँ, तो अगले, ठीक है, 2 लेक्चर के अंदर हम लेके चलने वाले हैं, ठीक है। चलो, क्या है, ओके, चलो यहां तक क्लियर है। अब रेड बोन मेरो की बात करूं तो मैं बना के भी दिखाता हूं तुम्हें, और मजा आएगा, समझने में अच्छा लगेगा। मानो बोन है, ये बोन का हेड है, ठीक है। बोन में इस तरीके की प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स बोन के हेड में, और इसमें भरा होता है रेड कलर का रेड बोन मैरो, यहां भरा होता है रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो। और इस रेड बोन मैरो के अंदर होता है बेटा स्टेम सेल्स। क्या होते हैं यहां पर, स्टेम सेल्स। सर स्टेम सेल्स क्या होते हैं, जादू की कोशिकाएं, समझ रहे हो, ये किसी में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, पर ये भी कई प्रकार की होती हैं। टोटीपोटेंट जो पूरी बॉडी की किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है, पर ये टोटीपोटेंट नहीं होती, ये ब्लड की किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स इन्हीं से बनते हैं, इनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। और ये रेड कलर का क्या दिख रहा है, रेड बोन मैरो, ये क्या है, रेड बोन मैरो, उसमें क्या पड़ी हुई है, ये स्टेम सेल्स। यस, जादू की कोशिकाएं, यही स्टेम सेल्स बनाती हैं ल्यूकोब्लास्ट।
तो किसी भी सेल के आगे ब्लास्ट लगा हुआ है, मतलब एक ऐसी सेल जो बहुत तेजी से डिवीजन करके, ठीक है, अपनी डॉटर सेल बनाती रहती है, कंटिन्यू डिवीजन करके डॉटर सेल बनाती रहती है, ठीक है, तो ल्यूकोब्लास्ट। और यही ल्यूकोब्लास्ट कंटिन्यू डिवाइड करके क्या बनाते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, यानी WBC, ल्यूको मतलब वाइट, ठीक है। अब आ जाओ, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इन्हीं से बनते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट, जिनसे बनते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा समझते हो, मेगा, मेगा मतलब बहुत बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ब्लास्ट डिवीजन, ऐसे सेल जिनमें बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है जो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, मेगा कैरियो ब्लास्ट से बनते हैं मेगा कैरियो साइट, और मेगा कैरियो साइट से बनते हैं प्लेटिलेट्स। अभी बताऊंगा डिटेल में कैसे बनते हैं। और इन्हीं से बनते हैं इरेथ्रोब्लास्ट, इरेथ्रोब्लास्ट, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस नहीं होता। और इरेथ्रोब्लास्ट से बनते हैं इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स यानी RBC, क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट, इरेथ्रोब्लास्ट इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। यहां न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा कि आरबीसी का फॉर्मेशन एम्ब्रियो में कहां हो रहा है, एडल्ट में कहां हो रहा है, स्टेम सेल से ल्यूकोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट और एथ्रोब्लास्ट सेल बनते हैं, ठीक है, और इनसे जाकर के फाइनली आपके मेन सेल बनते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर है कि कहाँ बनते हैं। अच्छा, अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो इन आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, जीवन लाइफ स्पेन कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पेन, ठीक है, क्योंकि आरबीसी की बात चल रही है, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, 120 डेज, 120 दिन होता है। और जब 120 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपका जो स्प्लीन होता है, स्टमक के नीचे होता है स्प्लीन, ठीक है, इसको प्लीहा भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर कुछ मैक्रोफेज होते हैं जो इन आरबीसी को मार देते हैं 120 दिन बाद। सर क्या इनके पास जन्म प्रमाण पत्र होता है ना, लगभग 120 दिन के अंदर इनका सरफेस, मतलब बुढ़ापा आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। पर उन लोगों के अंदर जो हेल्दी लाइफ जीते हैं, जो गंदी लाइफ जीते हैं, पिज्जा बर्गर, ठीक है, और ये सब चीज़ें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सब जो गंदी लाइफ जी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उनमें एक्चुअल में 120 दिन तो छोड़ो, वो 60-70 दिन में ही उनमें बुढ़ापा आ रहा है और वो तुरंत मार दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड में टॉक्सिक चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि आरबीसी टूटती है तो बिलिरुबिन, ब्लूबर्डिन जैसे टॉक्सिक मेटेरियल बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए 120 दिन उन्हीं लोगों के अंदर लाइफ है जो अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके आरबीसी कंप्लीट। अब बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया है पहले से ही, ठीक है। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब वाइट, साइट मतलब सेल, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। नंबर ध्यान रखना बहुत कम होता है भाई, आरबीसी मिलियंस में थे, ये थाउजेंड्स में है, ठीक है, लगभग 6 to 8,000 पर MMQ, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं, ब्लड में कम होते हैं, इनका एक्चुअल में जगह है लिम्फेटिक सिस्टम, वहां भर भर के होते हैं। जब जरूरत पड़ती है बॉडी को, जब बॉडी के ऊपर किसी पैथोजन का अटैक होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम से निकल करके सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में आकर के ये ताबड़तोड़ हंगामा मचाते हैं और उन पैथोजन से फाइट करते हैं, क्योंकि सोल्जर है हमारे, ठीक है। दो टर्म मत भूल जाना। और अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, सोल्जर्स की लाइफ डिपेंड करती है सोल्जर्स की नियुक्ति कहाँ है, वो मतलब एक क्रिटिकल बॉर्डर पर है तो वहाँ क्या पता कब क्या हो जाए, ठीक है। हाँ, वो सिविलियन एरिया के अंदर
वर्क करता है किसी नॉर्मल उसके अंदर, जैसे टेक्नीशियन के अंदर, कैंटीन के अंदर, ठीक है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसका अलग टाइप का, तो वहाँ थोड़ा सेफ है वो, तो कंपेरेटिव लाइफ उसकी ज़्यादा होती है। पर सोल्जर्स की लाइफ कंपेरेटिव आरबीसी बहुत कम होती है, ठीक है। तो उसकी लाइफ स्पेन कुछ आवर से, घंटों से लेकर के ईयर तक हो सकती है, वेरी करती है, ठीक है। अच्छा, दो टर्म मत भूल जाना, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकेमिया। ल्यूकोसाइटोसिस यानी डब्ल्यूबीसी का नंबर ब्लड में इंक्रीज होना। कब इंक्रीज होता है? जब भी कोई इन्फेक्शन होता है आपको, तो डॉक्टर कहता है ना टीएलसी डीएलसी चेक कराओ, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट चेक कराओ। अगर आपका टीएलसी डीएलसी, ठीक है, बढ़ा हुआ है, यानी ब्लड में आरबीसी काउंट, सॉरी ब्लड में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन तो है, बाहर से अटैक हुआ है, तभी तो ब्लड में सोल्जर्स इतने ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि उनको बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। पर डब्ल्यूबीसी काउंट ब्लड कैंसर के केस में भी बढ़ता है, ठीक है, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यूरिंग कैंसर, ठीक है। ये टर्म्स थे। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने, ए ग्रेन्युलोसाइड और ग्रेन्युलोसाइड। ए का मतलब होता है एब्सेंट, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। क्लियर है बिल्कुल? ए का मतलब एब्सेंट, तो ए ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आएंगे? ठीक है, लिम्फोसाइट आएंगे, मोनोसाइट आएंगे, जबकि ग्रेन्युलोसाइट में कौन आएंगे? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आएंगे, ठीक है। नाम याद रखना, डायग्राम मैंने नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि फास्टली मैं रिवीजन करा पाऊं आपको, एक दिन चीजें सेट कर पाऊं, ठीक है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट सबसे छोटे होते हैं, 8 माइक्रोमीटर, न्यूक्लियस इनका राउंड होता है, परसेंटेज 20 से लेकर 25%, जबकि मोनोसाइट सबसे बड़े होते हैं 18 माइक्रोमीटर के, ठीक है, हाँ, और किडनी शेप न्यूक्लियस होगा, परसेंटेज 6 to 8%, जबकि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ध्यान रखना है, इओसिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, एसिडोफिल्स। भाई इनको पहचान सकते हो, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा सेल है, तो इनको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, पर ये तीनों बराबर साइज के हैं, 10 10 10 माइक्रोमीटर के। अब इनको देखने के लिए कुछ और टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, तो हमने स्टेनिंग मेथड निकाला। स्टेनिंग समझते हो? रंजक, कलर से रंगीन करके, तो हमने एक एसिडिक स्टेन डाला तीनों के ऊपर, तो एसिडिक स्टेन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एसिडिक स्टेन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एसिडोफिल। फिल का मतलब फिलिंग हो गई, एसिडिक स्टेन की फिलिंग एसिडोफिल। और कौन सा एसिडोफिल था? इओसिन नाम का एक स्टेन था, तो इसलिए इओसिनोफिल भी कहते हैं। ये बेसिक स्टेन से इनकी फिलिंग होती है, तो इनको बेसोफिल्स बोलते हैं। और ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल स्टेन से इनकी फिलिंग होती है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो समझ में आ गया नाम कैसे रखा गया, क्यों रखा गया। 10 10 10। हाँ, इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, इनका न्यूक्लियस ट्राइलोब्ड होता है, इनका न्यूक्लियस मल्टी लोब होगा। भाई उसमें 4 लोब भी हो सकते हैं, लोब पालियास टाइप का, ठीक है, मानो ऐसे 1 लोब 2 3 4, तो इसमें 4 लोब भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और 7 भी हो सकते हैं। यानी इसके न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिल रही है, बहुरूपता, बहुरूपिया है भाई इसका न्यूक्लियस, तभी इसको बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड, हाँ, लिम्फोसाइट, ठीक है, सॉरी ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, एक ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिक कंडीशन है, पीएमएनएल या पीएमएनसी भी कह सकते हो, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड, ठीक है, सेल्स, ठीक है, पीएमएन, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट। अब बताओ याद हुआ? ठीक है, परसेंटेज की बात किया, सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, जरा ये क्रम मत भूल जाना, तो नीट में क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम कौन होंगे? न्यूट्रोफिल्स। नंबर 2 पर कौन आएंगे? लिम्फोसाइट, बस ऐसे लाइन से स्टार्ट हो जाओ। लिम्फोसाइट के बाद कौन आएंगे? मोनोसाइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट के बाद कौन आएंगे जरा बताओ? इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। इसके बाद कौन से आएंगे? बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। सबसे कम बेसोफिल्स होते हैं, 0.5 से लेकर के 1%, बहुत कम, बहुत कम होते हैं बेसोफिल्स। क्लियर है? क्योंकि एलर्जी इन्हीं की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ याद रखना। अब बात आती है फंक्शन की, जो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है।
तो फैगोसाइटोसिस तो समझते होगे, भक्षण कोशिकाएं पकड़ के जो खा लेती हैं उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो इन सब में से फैगोसिटिक नेचर की कौन सी होती है? फैगोसिटिक, फैगोसाइटोसिस, भक्षण पकड़ के खा लेना। तो मोनोसाइट भी फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटोसिस, आपको एक तो मोनोसाइट के अंदर फैगोसाइटोसिस देखने को मिलती है, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, ये भी फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, और कोई फैगोसिटिक नेचर की नहीं है। फैगोसिटिक नेचर की दो ही हैं, एक तो मोनोसाइट, ये भक्षण करने का काम करती हैं फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन चीजों को। हाँ, एक न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं, न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटोसिस करती हैं। यहां तक कोई डाउट? इन दोनों में ही फैगोसिटिक नेचर मिलता है और किसी के अंदर नहीं। ठीक है, इसके अलावा अब बात आती है सर लिम्फोसाइट का काम क्या है। सर इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स का काम क्या है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। ठीक है, जगह है, चलो लिम्फोसाइट हाँ अलग से ही कराऊंगा इसको मैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिम्फोसाइट। अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करता हूं तो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो हम इम्यूनिटी में भी डिटेल में पढ़ाते हैं इनको। एक तो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं बेटा, ध्यान रखना है आपको, हाँ, ये किस टाइप की इम्यूनिटी बनाते हैं, ठीक है, या कितने प्रकार के होते हैं ऐसे याद रखो। चलो अभी वो तो हम आगे कराएंगे। ये दो टाइप के हो सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स, एक मेमोरी सेल्स। ये एक्टिव बी लिम्फोसाइट है, वो इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट है, एक्टिव होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। एक एक्टिव है तो एक इनएक्टिव है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। अच्छा, एक्टिव बी लिम्फोसाइट अभी बताया था ना, प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी। ये क्या काम करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ये क्या काम कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं? पहले बताओ ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये तो बताओ आपको। तो ये बेटा 4 टाइप के हो सकते हैं। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, अगेन टी मेमोरी सेल। ठीक है, हेल्पर टी सेल क्या होते हैं बेटा, ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। ये एक्चुअल में पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं अकेले, ये इनको भी कंट्रोल करते हैं, इनको भी कंट्रोल करते हैं, और सेल्स को भी कंट्रोल करते हैं। यानी एक तरीके से पूरी बॉडी के मैनेजर अकेले यही हैं। तो एचआईवी इन्हीं को टारगेट बनाता है। ठीक है, कंट्रोल ऑल इम्यून सिस्टम। ये पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कंट्रोल ऑल इम्यून सिस्टम, यस। हाँ, अगर मैं किलर सेल्स, सप्रेसर सेल्स, मेमोरी सेल्स की बात करता हूं, अब आ जाओ। किलर सेल्स ये एक्चुअल में ये किल करते हैं अपने बॉडी की सेल को, पर वो सेल जिनमें कैंसर हो गया हो, किल कैंसर सेल्स, या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स।
या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। यानी ऐसी सेल्स जिनमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया हो, तो दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है, तो इनको मारने का काम करती हैं किलर सेल्स। और ये अपनी ही बॉडी की सेल्स को मारती हैं, पर पहचानना होता है ये अपनी है या अपनी एबनॉर्मल सेल है। तो गलती अगर हो गई तो ये नॉर्मल सेल को भी मार सकती हैं, इसलिए इनको शांत रखना जरूरी है। तो सप्रेसर सेल यही काम करती हैं, ये इनको सप्रेस करके रखती हैं कि भाई ठांड रख, ठीक है, एग्रेशन में मत आ जाइयो, गलतियां कर देगी तू, तो उन सेल को मार देगी जो नॉर्मल थी, और ऐसा तूने करना चालू कर दिया ना तो बॉडी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो क्लियर समझ में आ गया, अपनी उन सेल को मारती है जो ये किलर सेल जो कैंसर या वायरस इन्फेक्टेड हो, ये शांत करके रखती है, सप्रेस करके रखती है, जिससे कि गलती ना हो जाए। मेमोरी सेल फ्यूचर में काम आती हैं, इनएक्टिव होती हैं। तो ये तो हो गया लिम्फोसाइट का फंक्शन। अब बात आती है इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इओसिनोफिल्स ध्यान रखना है भाई, इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। क्या है ग्रेन्यूल्स? तो इसमें ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं जिनमें एंटी पैरासिटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं, और ऐसे ग्रेन्यूल्स भी हैं जिनमें एंटी एलर्जिक सब्सटेंस भरे हुए हैं, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ। एंटी एलर्जिक सब्सटेंस क्या होते हैं? एक एंजाइम होता है हिस्टामिनेज, क्योंकि एलर्जी हिस्टामिन की वजह से होती है, और हिस्टामिन को इनएक्टिव कर दोगे तो एलर्जी नहीं होगी। तो वो कहाँ होता है? इन इओसिनोफिल के अंदर होता है एंटी एलर्जिक हिस्टामिन, ठीक है, जो एलर्जी से आपको बचाने का काम करता है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। और एंटी पैरासिटिक भी होते हैं, जो बड़े बड़े पैरासाइट होते हैं ना, जैसे हेलमिंथीज हो गए, ठीक है, उनकी सरफेस को डाइजेस्ट कर देते हैं, मार देते हैं, तो उससे भी बचाते हैं ये इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स एंटी पैरासिटिक भी होते हैं, एंटी एलर्जिक भी होते हैं। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। एंटी पैरासिटिक भी होते हैं और एंटी एलर्जिक भी होते हैं। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल, एंटी पैरासिटिक एंटी एलर्जिक, इसीलिए कहते हैं एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित हैं, कराते नहीं हैं, बचाते हैं। इसलिए एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित हैं, बने ही ये आपको एलर्जी से बचाने के लिए हैं, इसलिए एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। जबकि अगर मैं बेसोफिल्स की बात करता हूं तो इनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, उनमें हिस्टामिन होता है, हेपेरिन होता है, सेरोटोनिन होता है। इसमें हेपेरिन तो एंटी कोएगुलेंट है, जो ब्लड के कोएगुलेशन को रोकता है, जबकि हिस्टामिन वैसो डायलेटर है, वेसल्स को डायलेट कर देता है, ठीक है। और वेसल्स के डायलेट होने की वजह से ही इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है, समझ रहे हो। और ये हाइपर एक्टिव हो गया तो इसी की वजह से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। पर वैसो डायलेटर है, ठीक है। सीरोटोनिन ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है, आपके लंग्स की ब्रोंकाई होती है ना, उनकी स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है एलर्जी अस्थमा के केस में, ठीक है। तो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो एक्चुअल में ये किससे संबंधित है? क्योंकि वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन। क्या होता है इसकी वजह से? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब है सूजन, स्वेलिंग आ जाना, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाएंगे तो ब्लड का फ्लूइड बाहर के जो टिश्यू होते हैं उनमें डिपोजिट हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? जब सूजन, चोट लग जाती है तो इन्फ्लामेशन कराना होता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, तो वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे रिपेयर फास्ट हो। पर उसकी वजह से एक ड्रॉबैक होता है सूजन, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व ये होते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड ये होते हैं इओसिनोफिल्स। तो ये थे फंक्शन बेटा, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, सीरियसली लेना इसको। ये आपका ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब ब्लड में एक चीज बचती है, प्लेटिलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैमेलियन ब्लड में होते हैं, अदर देन मैमल्स, यानी मैमल्स के अलावा जो, ठीक है, एनिमल्स हैं, क्या उनमें ब्लड क्लॉट नहीं होता? होता है उनमें, पर प्लेटिलेट्स नहीं होते। उनमें होते हैं स्पिंडल सेल, वो अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्लड। कितना नंबर होता है? आरबीसी से कम होता है, डब्ल्यूबीसी से ज्यादा। भाई आरबीसी तो मिलियंस में थे, ठीक है, ये लैक्स में होते हैं, लगभग 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर MMQ। कौन बनाता है इसको, इन प्लेटिलेट्स को? प्लेटिलेट्स क्या है? टुकड़े हैं, इस बड़ी सी सेल के टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, एक बड़े न्यूक्लियस को धारण करने वाली सेल के फ्रेगमेंट्स हैं प्लेटिलेट्स।
प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट, के टुकड़ों से बनता है प्लेटलेट्स। इनमें कुछ भरा होता है, जो भरा होता है वो क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, कल बताया भी था मैंने। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ओवल शेप, राउंड शेप होते हैं, और इनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन एटसेट्रा और भी चीजें होती हैं, पर मेन थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, वो फिल होता है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये सेल नहीं है, सेल के टुकड़े हैं, इसलिए इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। लाइफ स्पेन लगभग 7 डेज के आसपास होगी, 1 वीक। ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक टर्म आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किसी को डेंगू अगर हुआ हो, देखा हो, तो डेंगू केस में प्लेटलेट्स काउंट तेजी से कम हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो पीनिया मतलब है काउंट कम होना, जैसे ल्यूकोसाइटोपिनिया, इरेथ्रोसाइटोपिनिया, मतलब नंबर कम होना। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, इससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। यस, अगर किसी के अंदर प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया तो क्या होगा, अगर कहीं वुंड हुआ इंटरनल, ठीक है, कहीं अल्सर हुए, तो ब्लीडिंग की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है, डेंजरस कंडीशन, समझे। तो अब यहां कि आपका ब्लड कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड ग्रुप, वो ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ इसके। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम। अब ध्यान से देखो, ल्यूकोसाइड आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, गलत, इसमें तो न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन, यस, हिस्टामिन रिलीज करते हैं बेसोफिल्स, और इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व भी होते हैं। ईओसिनोफिल्स आर मोस्ट अबिंडेंट डब्ल्यूबीसी, नो। सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो ईओसिनोफिल्स मोस्ट अबिंडेंट में नहीं आती। क्लियर बिल्कुल, मोस्ट अबिंडेंट में नहीं आती। क्लियर है बिल्कुल। आगे चल रहे हैं, 1 मिनट रुकना, आगे चल रहे हैं। हाँ, आगे चलो। लिम्फोसाइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, क्या लिम्फोसाइड इम्यून रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्सिबल हैं, लिम्फोसाइड यस, बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, दोनों दोनों इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। एब्सोल्युटली राइट। तो इसमें बेटा रॉन्ग कितने होंगे, सी भी रॉन्ग है और ए भी रॉन्ग है, 2 ऑप्शन है, थर्ड लगा दो। नेक्स्ट, in the table giving below the blood cells and related features are giving, ठीक है, find the correct match, करो मैच। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स बायलोब्ड किस में होगा, न्यूट्रोफिल्स तो मल्टीलोब होता है, बायलोब्ड, बायलोब्ड न्यूक्लियस, ये भी बायलोब्ड है, किडनी शेप, राउंडेड न्यूक्लियस। अच्छा, करेक्ट ढूंढना है इनको, अच्छा ठीक है। न्यूट्रोफिल्स बाइलोब्ड होते हैं क्या, नहीं होते, यही गलत हो गया। मोनोसाइड किडनी शेप होते हैं, न्यूक्लियस मोनोसाइड किडनी शेप होता है। इओसिनोफिल्स बाइलोब्ड होते हैं, इओसिनोफिल्स बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स राउंडेड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट आ जाओ। फीचर्स, न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक करते हैं, पर गलत हो गया। मोनोसाइट लार्ज डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं, नो, कि लार्जेस्ट, अच्छा हाँ 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 राइट, क्योंकि 18 लार्जेस्ट हो गए। इओसिनोफिल्स एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, इओसिनोफिल्स एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, यस। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, यस। तो फिर 3 हो गए ये तो, ठीक है, बी सी डी ऑप्शन है, 3 आ जाएगा ना। सिंपल क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मैंने कर दिया है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ल्यूकोसाइड आर द न्यूक्लिएटेड, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा, न्यूक्लियोसाइड आर न्यूक्लिएटेड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। क्या ल्यूकोसाइड ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं, नो, क्योंकि ये फॉर्म्ड एलिमेंट का पार्ट है, ब्लड प्लाज्मा का पार्ट नहीं है। ल्यूकोसाइड आर जनरली शॉर्ट लाइव्स, यस शॉर्ट लाइव होते हैं, बिल्कुल ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट डू नॉट कंटेन एनी टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स, हेंस कॉल्ड एज एग्रेन्युलोसाइट। भाई न्यूट्रोफिल्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं, लिम्फोसाइट में नहीं होते, ठीक है, और मोनोसाइट में नहीं होते, पर न्यूट्रोफिल्स में तो होते हैं ना। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी,
न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट, यस, दोनों फाइगोसाइटिक नेचर के होते हैं, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। बेसोफिल्स कंस्टिट्यूट लीस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे कम क्या बेसोफिल्स होते हैं? यस, सबसे कम 0.5 से लेके 1%। तो करेक्ट ऑप्शंस इसमें सेकंड होगा, फोर्थ होगा, 13 आएंगे, थर्ड ऑप्शन है। अच्छा 4 आने चाहिए फिर तो, 1 2 3 ही आ रहे हैं यार, फिर देख लेते हैं। बेसोफिल कॉन्स्टिट्यूट लीस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये तो ठीक है, सबसे कम यही होते हैं लीस्ट नंबर बेसोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, ये भी ठीक है, 2। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लाइव, अच्छा सबके अंदर ल्यूकोसाइट पूछा है। ल्यूकोसाइट कंपैरेटिव औरों के, इनकी लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है, इनकी लाइफ कंपैरेटिव ज्यादा होती है, क्योंकि बी ल्यूकोसाइट में कौन आते हैं, ठीक है, ल्यूकोस नहीं 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 ल्यूकोसाइट तो ठीक है ना यार, जनरली शॉर्ट लाइफ, ठीक है, शॉर्ट लाइफ 3 सही होने चाहिए, 3 तो है नहीं। ल्यूकोसाइट आर द न्यूक्लिएटेड कंपाउंड ऑफ ब्लड प्लाज्मा, अच्छा ल्यूकोसाइट आर द न्यूक्लिएटेड कंपाउंड, न्यूक्लिएटेड तो है, कंपाउंड ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का पार्ट तो होता नहीं है, अच्छा 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 सही तो है भाई, ब्लड प्लाज्मा की बात की है इन्होंने, ठीक है ना, प्लाज्मा के अंदर आरबी, अच्छा प्लाज्मा, प्लाज्मा में फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होते, ठीक है, गलती होगा भाई, ठीक है। अब अच्छा क्या बेसोफिल्स, फिर तो इसमें 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, सेकंड फोर्थ फिफ्थ, 0। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी गिविंग स्टेटमेंट आर, अच्छा इनकरेक्ट, देखो अब ये होगी ना गलती, पूछा क्या है इन्होंने, इनकरेक्ट पूछा है, हम ढूंढ के रहे थे, करेक्ट पूछ रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो इनकरेक्ट तो 2 ही होंगे ना, 2, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, तभी मैं कहूँ यार इनकरेक्ट, हम करेक्ट ढूंढने में लगे हुए हैं तब से, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। अब आ जाओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, अब बात किसकी करेंगे हम, किसकी बात करने वाले हैं, ब्लड ग्रुप। अब आ जाओ फटाफट ब्लड ग्रुप पे काम करते हैं, समझना अच्छी तरीके ब्लड ग्रुप टोटल समझने का है। हेलो, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा ब्लड ग्रुप की, ठीक है, तो अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं, बता दूं तुम्हें मैं, ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन पूछे आते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बहुत टाइप के होते हैं, यहां हम बात कर रहे हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप की, क्लियर है बिल्कुल, जो बेस्ड किस पर है, 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन, कौन कौन से एंटीजन, ए एंड बी, क्लियर बिल्कुल। अगर मैं ए और बी एंटीजन की बात करता हूं जो आरबीसी की सरफेस पर होते हैं, ये डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप को। अगर मान लो आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, ए को हमसे दिखा देते हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। मान लो बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। मान लो दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ, ठीक है। यानी ये जो एंटीजन है ये डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी, और एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो 0, मतलब ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, क्लियर बिल्कुल। तो ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, क्लियर बिल्कुल, ए बी ओ ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑन 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन विच प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, ए एंटीजन तो ए, बी तो बी, दोनों तो ए बी, और एक भी एंटीजन नहीं है आरबीसी की सरफेस पर तो ओ, मतलब 0 एंटीजन है तो ओ ब्लड ग्रुप, ऐसे याद रखो, ठीक है। हाँ, जब भी एंटीजन की बात आएगी तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है, नॉर्मल केस में हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो एंटीजन होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होते, क्योंकि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी जब भी मिलते हैं ना तो चीजें कोएगुलेशन हो जाता है। तो अगर किसी के ब्लड में ए एंटीजन है तो सीरम या प्लाज्मा के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा, इसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा, यानी बी एंटीबॉडी होगा। बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा, दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। हाँ, कोई भी एंटीजन नहीं है तो ए और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, इट इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी विच प्रेजेंट इन सीरम, सीरम या प्लाज्मा, ठीक है, यानी वो एंटीबॉडी जो आपके सीरम या प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
एक अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगा, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा। ठीक है, दोनों एंटीजन है, एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और एक भी एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीबॉडी होंगे। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, ब्लड ग्रुप को स्पेसिफिक बनाता है, यानी किसी का भी ब्लड किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा करोगे तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, और ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। बहुत सोच समझ के दिया जाता है। जैसे एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, मान लो कोई रिसिपिएंट है ब्लड लेने वाला, मान लो एक डोनर है, ये डोनर। ठीक है, अगर मैं डोनर की बात करूं, मानो डोनर है, डोनर मान लो इसकी आरबीसी है, आरबीसी, इसकी आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन लगा हुआ है, ए एंटीजन लगा हुआ है। ठीक है, अब जो ये रिसिपिएंट है, मान लो, ठीक है, ये इसकी जो आरबीसी है, आरबीसी, इसका ब्लड ग्रुप बी है, यानी बी एंटीजन इसके ऊपर लगा हुआ होगा, तो बी एंटीजन लगा हुआ होगा इसके ऊपर, तो इसमें एंटीबॉडी कौन से होंगे भाई? एंटीबॉडी ये होंगे, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, ए एंटी बॉडी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर गलती से भी इस ब्लड ग्रुप को मैंने इंजेक्ट कर दिया, तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से इंटरेक्ट करके ब्लड को क्या कर देंगे? कोएगुलेट कर लेंगे। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखा जाता है कि कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है, सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए। ये ब्लड ग्रुप का केस है। नॉर्मल केस में क्या होता है? नॉर्मल केस मैं आरबीसी की बात ही नहीं कर रहा, हम एंटीजन एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। मानो कोई एंटीजन है, मान लिया कि कोई एंटीजन है, ये एंटीजन है, एंटीजन को एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीजन की सरफेस पर ये एपिटोप्स होते हैं। ठीक है, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, मान लो ये एंटर कर गया बॉडी के अंदर, सरफेस पे क्या लगे होंगे? एंटीजन के स्पेसिफिक एपिटोप्स होते हैं। ठीक है, अब समझना, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो बॉडी का नहीं है, समझना, तो बस इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जिनकी सरफेस पर स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडी लगे होते हैं, एंटीबॉडी लगे होते हैं। वो इन एंटीजन को, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, और तुरंत ये बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल के अंदर। और प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, यानी जो भी एंटीजन एंटर किया था इसके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडी बन जाएंगे, और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट काम करके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। हमारी बॉडी जो होती है फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करती है, भाई अपना नहीं है, तुरंत बी लिम्फोसाइट उसको ढूंढते हैं, पकड़ते हैं, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, नॉर्मल केस में किसी फॉरेन पार्टिकल के एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं होते। ठीक है, बस ब्लड ग्रुप का केस ध्यान रखना। यहां थोड़ा ध्यान रखा गया है कि ए ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीबॉडी होंगे, बी ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीबॉडी होंगे, दोनों एंटीजन है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है, मान लो, अच्छा इसको भी समझाने से पहले एक चीज और समझाता हूं। देखो, मैंने बताया अगर डोनर है तो डोनर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, डोनर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ये कंसेप्ट है, इससे समझ में आएगा। ये मान लो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, ए बी और ओ, कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है। और जो डोनर होता है, जो देता है, हमेशा उसका एंटीजन आइडेंटिफाई होता है। डोनर का हमेशा क्या देखते हैं, मैंने लिख भी दिया, डोनर का हमेशा एंटीजन, डोनर का हमेशा हम क्या देखते हैं? एंटीजन, एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिसिपिएंट का हमेशा क्या देखते हैं? एंटीबॉडी, ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी का सिस्टम उसके अगेंस्ट ए बी यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा, या बॉडी में मिलने वाले एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो रिसिपिएंट के एंटीबॉडी और डोनर के एंटीजन, हमेशा इनका इंटरेक्शन होता है, इनका रिएक्शन होता है। तो डोनर के हम एंटीजन, भाई ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप है बी एंटीजन, दोनों एंटीजन है, ए बी है तो ए बी, और ओ है तो एक भी एंटीजन नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल? जैसे ही रिसिपिएंट की बात करता हूं तो रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप भी 4 ही हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहां पर हम एंटीजन नहीं देखेंगे, यहां पर हम एंटीबॉडी देखेंगे, ए बी एंटीबॉडी देखेंगे, यहां पर एंटीजन देखेंगे, ए जी, यहां एंटीजन की बात करेंगे, समझना। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूं बेटा,
भाई किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो आप क्या देखोगे, एंटीबॉडी। रिसिपिएंट का हमेशा एंटीबॉडी देखते हैं, तो बी एंटीबॉडी, बी है तो ए एंटीबॉडी, दोनों है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ओ है तो दोनों एंटीबॉडी होंगे। तो मैंने बताया था एंटीजन एंटीबॉडी मैच नहीं करने चाहिए बस। अगर तुमसे कहूं बेटा ए ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हो, भाई जहां पर ए एंटीबॉडी ना हो, ए एंटीबॉडी यहां नहीं है दे सकते हो, यहां है नहीं दे सकते, और ए एंटीबॉडी यहां नहीं है दे सकते हो। यानी ए ब्लड ग्रुप बी और ए बी दोनों को दिया जा सकता है। बी ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हो जरा बताओ, बी किसको दे सकते हो, भाई बी बी को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बी किसको दिया सकता है, और बी देख ध्यान से देखोगे ए बी को दिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर भी बी नहीं है यहां पर भी बी नहीं है, जबकि यहां और यहां दोनों जगह बी है तो नहीं दिया जा सकता, समझना। अच्छा ए बी किसको दिया जा सकता है, दोनों एंटीजन है तो वहीं दे सकते हो जहां ना ए एंटीबॉडी हो ना बी एंटीबॉडी हो, तो ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, ओनली ए बी को दे सकता है। अच्छा ओ किसको दे सकता है, ओ के पास तो एक भी एंटीजन नहीं है, यानी एक भी एंटीजन नहीं है तो आंखें बंद करके सबको दे सकता है। यानी अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ बी को भी दे सकता है, ओ ए को भी दे सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है, और ओ को तो दे ही सकता है। यानी ध्यान से देखोगे तो ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले रहा है, सबसे ले रहा है, यानी क्या होगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ध्यान से देखना, ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे रहा है, यानी यूनिवर्सल डोनर। इसलिए ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ए बी को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। बस सिंपल फंडा, देने वाले का हमेशा एंटीजन और लेने वाले के हमेशा एंटीबॉडी, ए बी एंटीबॉडी आपको मैच करने, ये सिमिलर नहीं होने चाहिए। बस इसी के बेस पर एनसीईआरटी ने समझा दिया है। भाई जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए बी है, बी ए बी है, दोनों ओ है नील। एंटीबॉडी क्या होंगे, भाई ए है तो एंटी बी एंटीबॉडी होंगे, बी है तो एंटी ए एंटीबॉडी होंगे, ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी होंगे। क्लियर है। अब ए को कौन दे सकता है, भाई ए को ए तो दे ही सकता है पर ओ यूनिवर्सल डोनर है, दे सकता है। भाई बी दे सकता है बी को और ओ दे सकता है। हाँ ए बी को सब दे सकते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ओ को सिर्फ ओ दे सकता है, क्यों, क्योंकि ओ के पास दोनों एंटीबॉडी हैं। ठीक है, जो भी देने वाला होगा उसका एक भी एंटीबॉडी से मैच कर गया तो मामला बिगड़ जाएगा, तो ओ को सिर्फ और ओ ओनली कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए ओ को हम यूनिवर्सल डोनर और ए बी को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलेंगे। तो ये तो बेटा ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा इससे आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आरएच ग्रुप जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, इसी में आता है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब समझो मेरी बात, तुम देखे होंगे ना किसी का ब्लड ग्रुप ए है पर ए पॉजिटिव, बी है बी पॉजिटिव, ए बी है ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे ओ नेगेटिव पॉजिटिव या ए पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये टर्म क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, देखो किसी का ब्लड ग्रुप ए है पर साथ में हम देखते हैं क्या आरएच एंटीजन भी है। अब आरएच एंटीजन क्या होता है, सबसे पहले एक मंकी था रेसिस मंकी, उसकी आरबीसी की सरफेस पर हमने एक एंटीजन देखा। ठीक है, और वो एंटीजन ह्यूमन आरबीसी की सरफेस पे भी मिलने लगा, देखा हमने वहां भी पाया जाता है। तब से हमने उस एंटीजन का नाम रख दिया जो ह्यूमन आरबीसी की सरफेस पर था, आरएच एंटीजन, क्योंकि रेसिस मंकी आरएच यहां से उठाया हमने, रेसिस मंकी उसकी आरबीसी की सरफेस पर मिलता था। ठीक है, is also observed on the surface of RBC of major D, nearly 80% of human. Yes, 80% ह्यूमन की आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन मिलता है, इसलिए आरएच पॉजिटिव 80% लोग होते हैं। हाँ 20% लोग आरएच नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनकी आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन नहीं होता। जैसे ए बी ओ और ए बी इन ब्लड ग्रुप के अंदर नेचुरल एंटीबॉडी मिलते थे, आरएच के केस में कोई नेचुरल एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं होता। अगर मेरी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो मेरी बॉडी आरएच एंटीजन को जानती नहीं है। हाँ मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, तो मेरी बॉडी आरएच एंटीजन को जानती है, उसके अगेंस्ट मेरी इम्यून सिस्टम रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, समझे। तो नेचुरली एंटीबॉडी एब्सेंट इन केस ऑफ आरएच ब्लड ग्रुप। अब जैसे समझो, अब जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा था आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी, इनकॉम्पेटेबिलिटी का मतलब है यहां मिसमैचिंग होने की वजह से गड़बड़ हो सकता है। एक गड़बड़ है, अगर मदर
प्रेग्नेंट मदर जो बेबी कंसीव करना चाह रही है वो RH नेगेटिव है, और हस्बैंड अगर RH पॉजिटिव है, तो बच्चे के RH पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, आप जानते हो, ठीक है। हाँ, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशन में से लिखी, जहां हस्बैंड ने लिख करके हमने एनसीईआरटी लिखती है फीटस RH पॉजिटिव है। अगर मदर RH नेगेटिव है और उसने जो बेबी को कंसीव किया वो RH पॉजिटिव है, तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस देखने को मिलेगा। इसमें पहला बेबी तो नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, पहले बेबी केस में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। पर इसके बाद जितने भी बेबी होंगे उनकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको जॉन्डिस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटस में हो जाएगी, इस केस में उसकी डेथ हो सकती है। सर कैसे, क्यों हो सकती है? अब समझो, इसका मैं पूरा इम्यून वाला कंसेप्ट समझाता हूं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पहली प्रेगनेंसी का केस है, मदर RH नेगेटिव है, समझना इसको। यहां पर जो मदर है, मदर कैसी है? RH नेगेटिव, RH नेगेटिव। फीटस कैसा है? RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, समझना, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। क्लियर? बिल्कुल, फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, समझना मेरी बात। जब मदर RH नेगेटिव है तो मदर का इम्यून सिस्टम RH एंटीजन को जानता ही नहीं है, ठीक है। यहां पर मदर और फीटस दोनों अलग अलग होते हैं, मैं भाई एक ही नहीं होते, अलग अलग होते हैं, मतलब बीच में प्लेसेंटा होता है, समझ गए? हाँ, बीच में क्या था? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कभी भी फीटस और मदर के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, बैरियर है, बीच में बैरियर काम करेगा, ठीक है। धीरे धीरे 9 मंथ तक बैरियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आरबीसी कभी मदर में नहीं जाएंगे, मदर के आरबीसी फीटस में नहीं जाएंगे। पर जब 9 मंथ हो जाते हैं, 7 मंथ और 9 मंथ के बीच में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, आरबीसी लीक होने की प्रोबेबिलिटी। पर 9 मंथ होने पर जब प्लेसेंटा डिटैच होता है तब ब्लीडिंग होती है। तब अगर गलती से जाता ही जाता है, अंदर की जो आरबीसी है वो कहां चली गई? बाहर। जैसे ही आरबीसी फीटस की बाहर जाएगी मदर के ब्लड के अंदर, भाई मदर के ब्लड के लिए तो फॉरेन पार्टिकल है ये, तुरंत बी लिम्फोसाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लाज्मा सेल्स के अंदर। बी सेल किस में कन्वर्ट हो गए? प्लाज्मा सेल्स के अंदर, समझना भाई। तुरंत ही मैंने कहा बी सेल इन आरबीसी से बाइंड करेंगे, बाइंड करके प्लाज्मा सेल बनाएंगे, और प्लाज्मा सेल बनते ही एंटीबॉडी बन जाएंगे, RH एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी। पर आईजीएम है, आईजीएम बहुत बड़े होते हैं, जो लार्जेस्ट एंटीबॉडी हैं, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, इनसे कोई खतरा नहीं है। पर खतरा हमें किससे है? हमें जो प्रॉब्लम है वो इस मेमोरी सेल से है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला बेबी नॉर्मल हो गया, बाहर आ गया, पर मदर के ब्लड के अंदर इन आरबीसी के एंटर करने से मेमोरी सेल बन गए और एंटी RH आईजीएम एंटीबॉडी बन गए, ठीक है। अब क्या है, अगर मदर को लगता है कि मैं सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करूं, ठीक है, तब क्या होगा? अब सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव कर ली मदर ने, सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे और सेकंड बेबी भी कैसा हुआ? RH पॉजिटिव। कैसा हुआ? RH पॉजिटिव। तो अगेन वही केस होगा, ये आरबीसी निकल के कहां जाएंगे? बाहर। पिछली बार ये मेमोरी सेल नहीं थे तो चिंता की बात नहीं है, बी लिम्फोसाइट्स थे, उन्होंने मेमोरी सेल बना दिए, पर बच्चे को, मदर को कोई खतरा नहीं है इनसे। हाँ, सेकंड केस में मेमोरी सेल बने हुए हैं, जैसे ही ये आरबीसी बाहर लीक हुए मदर के ब्लड में, ये मेमोरी सेल पहले से बने हुए, ये मेमोरी सेल तुरंत इन आरबीसी से बाइंड कर जाएंगे, और बाइंड करते ही, ठीक है, जो प्लाज्मा सेल बनेंगे ना यहां पर, वो तुरंत सेकेंड एंटीबॉडी बनाएंगे, IgG, क्योंकि पहले इम्यून रिस्पॉन्स में IgM बनते हैं, पर सेम एंटीजन जब दूसरी टाइम एंटर करता है तो IgM नहीं बनते, IgG बनते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। ये कैसे है? स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं, और ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी सीधे एंटर करते हैं फीटस के प्लेसेंटा के अंदर, किया एंटर, और एंटर करते ही भाई एंटीबॉडी, भाई सबसे छोटे एंटीबॉडी होते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं और बच्चे को यूट्रस में ही खत्म कर देते हैं। समझ में आया? हाँ। ये कब? क्योंकि देखो मैंने बताया ना, ये आरबीसी लीक हो सकते हैं 7 मंथ से 9 मंथ के बीच में, ठीक है, लीक होते ही होते हैं, मान के चलो, यहां पर भी लीक हो सकते हैं, तो ये मैकेनिज्म हो जाएगी, ठीक है।
पर इस मैकेनिज्म को होने में काफी टाइम लगता है, इस प्राइमरी इम्यून सिस्टम में 1 मंथ तक लग जाते हैं, ठीक है, उससे भी ज्यादा, ठीक है। पर ये मेमोरी सेल तुरंत प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं विदाउट एनी मतलब डिले, ठीक है, तुरंत कन्वर्ट होकर तुरंत बनाएंगे और तुरंत आईजीजी सीधे एंटर करके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहां बन भी जाएंगे तो चिंता की बात क्यों नहीं है, क्योंकि आईजीएम कभी भी क्रॉस ही नहीं करते, आईजीएम प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, तो पहला बेबी सेफ था। पर सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी बनेंगे जो सीधा प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस फीटस को, ठीक है, फीटस की आरबीसी को ब्रेक करना चालू, मतलब क्लंपिंग चालू कर देंगे तो ब्रेक होंगी। आरबीसी टूटते हैं तो आप जानते हो बिलीरुबिन ब्लूबर्डिन बनते हैं, आरबीसी नंबर कम होने से, ठीक है, बिलीरुबिन ब्लूबर्डिन बनते हैं, एनीमिया होता है एक तो, और बिलीरुबिन ब्लूबर्डिन येलो कलर के होते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं, जॉन्डिस हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। इसी को बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस फेटालिस। समझ में आ गया? इसलिए अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फीटस आरएच पॉजिटिव है तो पहली प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाती है, पर अदर जितनी भी प्रेगनेंसी होंगी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल बन चुके हैं, मेमोरी सेल बन चुके हैं। अब हर बार ये प्रोसेस होगी। हाँ, पर बचा जा सकता है अगर आपने पहली प्रेगनेंसी के केस में थोड़ी केयर कर ली, तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ बेबी भी कंसीव कर सकते हो। वो क्या है समझो, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन विद रोगम एंटीबॉडी। जो ट्रीटमेंट होता है कि मदर अगर आरएच नेगेटिव है तो हम हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, वो आरएच पॉजिटिव है तो हम मदर से कहते हैं कि आपको पहली प्रेगनेंसी के केस में प्रिकॉशन लेना होगा, ठीक है, प्रिवेंशन रोगम एंटीबॉडी से, तो आप सेकंड बेबी भी कंसीव कर सकते हो, ठीक है। दिस कैन बी अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी, जिनको हम लैब में बनाते हैं, लैब में बनाते हैं इनको, ठीक है, हम इनको यूज करते हैं, ठीक है, रोगम एंटीबॉडी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, टू मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे बच्चा, पहला बच्चा आता है ना, एनसीईआरटी की लाइन है, रियल में तो ये पहले से लगने चालू हो जाते हैं, ठीक है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। उससे क्या होगा, जैसे मानो फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है, फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है, तो भाई ये तो लीक तो होंगे आरबीसी, जैसे आरबीसी लीक होके बाहर गए, आरबीसी लीक होकर के बाहर निकले, ये निकलने चालू हो गए आरबीसी, ठीक है, तो तुरंत ही ये बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, ये चाहेंगे कि हम जुड़ जाएं इन आरबीसी से, पर हमने क्या काम किया, इमीडिएटली यहां पर इंजेक्शन लगा दिया हमने एंटी आरएच एंटीबॉडी का, एंटी आरएच एंटीबॉडी, ये हमने लैब में बनाए हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी के इंजेक्शन को लगाते ही इन एंटीबॉडी ने सारे आरबीसी को न्यूट्रल कर दिया, यानी बी लिम्फोसाइट से बाइंड ही नहीं होने दिया। जब ये बी लिम्फोसाइट से बाइंड ही नहीं होंगे तो अब ये बी लिम्फोसाइट कभी मेमोरी सेल में कन्वर्ट होंगे, जरा बताओ? जब मेमोरी सेल ही नहीं बनेंगे तो दूसरा बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, उसके केस में भी सेम आपने ट्रीटमेंट करा लिया तो तीसरा बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा। यानी इसको बोलते हैं रोगम एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, या एंटी-आरएच एंटीबॉडी की हेल्प से हम सेकंड प्रेगनेंसी को भी नॉर्मल कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये इनकॉम्पेटिबिलिटी कब मिलती है, मदर नेगेटिव हो फीटस पॉजिटिव हो, ठीक है। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लें तो तुम्हारा अच्छा सा कंसेप्ट बन जाएगा। Read the following statement and answer the question which follow them. A person with blood group A can receive blood from group A and O. बताओ, किसी का ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप A है, क्या वो A से ले सकता है? ले सकता है। O से ले सकता है? ले सकता है, वो तो यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप B कंटेन बोथ A एंड B एंटीजन ना, ब्लड ग्रुप B है तो ओनली B एंटीजन होंगे, ठीक है, A एंटीजन नहीं होंगे। हाँ, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैज नो एंटागोनिस्टिक एंटीबॉडी इन इट्स प्लाज्मा। यस, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अच्छा, ये वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, लैक ए एंड बी एंटीजन। यस, ब्लड ग्रुप ओ का मतलब है ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होंगे, कोई एंटीजन नहीं होंगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड, फोर्थ ऑप्शन, 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम। RH नेगेटिव इंडिविजुअल हैज RH एंटीजन। RH नेगेटिव इंडिविजुअल जो है, क्या उसके पास RH एंटीजन होंगे ऑन देयर आरबीसी? नो। नेगेटिव का मतलब है नहीं होंगे, पॉजिटिव का मतलब होंगे। RH नेगेटिव इंडिविजुअल नेवर प्रोड्यूस RH एंटीबॉडी। अगर कोई RH नेगेटिव एंटीजन मतलब RH नेगेटिव इंडिविजुअल है, क्या वो RH एंटीबॉडी नहीं बना सकता? बना सकता है। अगर उसकी बॉडी को हम RH एंटीजन से एक्सपोज करा देंगे तो उसके इम्यून सिस्टम एंटी RH एंटीबॉडी बना देंगे, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, नेवर वाला तो कॉन्सेप्ट गलत ही हो गया, ठीक है।
RH incompatibility between mother and fetus can lead to erythroblastosis fetalis. Absolutely right. Anti-RH antibody can prevent complication in future pregnancy. Yes, ठीक है, बिल्कुल सही, प्रिवेंट करते हैं। तो सी एंड डी दो ऑप्शन है। क्लियर है बिल्कुल, ऐसे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, RH एंटीजन आर सिमिलर टू दोस फाउंड इन rhesus monkey. यस, जो rhesus monkey मिलते हैं वही तो RH एंटीजन है। RH incompatibility अकर ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी। नो, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होगी, इसके बाद सारी प्रेगनेंसी में होगी। Erythroblastosis fetalis can cause severe anemia and death of fetus. Yes. RH negative mother may develop antibody against RH antigen after expose. Absolutely right. तो इसमें पूछा क्या उन्होंने, करेक्ट ही पूछा है, 3 ऑप्शन है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट, तो यहां आकर के आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से मैंने फिनिश कर दिया है। और बता दूं मैं, अगला चैप्टर मैं 2 ही लेक्चर में कराने वाला हूं नेक्स्ट वीक। ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं बेटा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में 2 लेक्चर में कराऊंगा, सारे कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। और मैं नीट एडवांस के क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं आपको। ठीक है, एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, और डिटेल प्रैक्टिस करनी है तो आप इस बुक को ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।